Hello students, welcome back in our chapter When People Rebel 1857 and After। और इस चैप्टर में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि किस तरीके से डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वो अफेक्टेड हुए, किससे, ब्रिटिश लॉज से या ब्रिटिश पॉलिसीज से। तो इसी में हमने क्या देखा था कि किस तरीके से नवाब हैं, क्वींस हैं, किंग्स हैं, वो अफेक्टेड हुए थे, किससे, ब्रिटिश लॉज और पॉलिसीज से। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था कि उनको क्या परेशानी आई थी। तो हमने क्या देखा, किंग्स, क्वींस एंड नवाब्स। ठीक है, रीजन ऑफ रिबेल की क्रांति का कारण क्या था, राजा, रानी और नवाबों का। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया। फिर सिपाहीज जो थे उनकी रिबेल का रीजन क्या था, ये भी हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। क्या डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स जो नई नई नीतियां बना रहे थे, नए नए तरीके जो है, उसमें लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो भी परेशान हो रहे थे, मनी लेंडर्स जो हैं वो भी परेशान हो रहे थे। जैसे इन्होंने एक्सेसिव टैक्स जो है वो लैंडलॉर्ड्स पर लगा दिया, तो ये क्या हो गए, पे करने में अनसक्सेसफुल हो गए, तो इन्होंने रिबेल किया। राजा जो थे उनके, जिनके यहाँ जाइंदा पुत्र नहीं थे, उनके टेरिटरीज को क्या कर लिया गया, एनेक्स कर लिया गया, इसलिए ये भी उनसे नाराज थे। क्वींस में रानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है अपने पति की मौत के बाद अपने गोद लिए हुए बेटे को राजा बनाना चाहती है, लेकिन ब्रिटिशर्स जो है उसके लिए भी, उसकी निगोशिएशन को भी रिजेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद अवध का नवाब जो है उसको कुशासन बताकर, मेल एडमिनिस्ट्रेशन बताकर जो है ब्रिटिश टेरिटरी में मिला लिया जाता है। तो ये सब रीजन थे इनके रिबेल करने के। अगला हमने पढ़ा सिपाहीज का रीजन क्या था रिबेल करने का। तो सिपाहीज का रीजन क्या था कि एक तो उनके साथ पार्शियलिटी की जा रही थी, किसमें, पेमेंट में, अलाउंसेस में या फिर बिहेवियर में। इसके अलावा एक उस समय जो है बिलीफ ये था कि ओवरसीज जो व्यक्ति चला जाता है या ट्रैवल करके, सीज से ट्रैवल करके चला जाता है, उस आदमी की ना तो कास्ट रहती है ना ही रिलीजन रहता है। और उस टाइम 1930s में ब्रिटिशर्स जो है वो क्या चाहते थे, बर्मा में उनकी तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडियन सोल्जर्स को वार के लिए भेजते हैं और वो मना कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज हमें डिस्कस करना है पीजेंट्स एंड सिपाहीज का रिबेल का रीजन हमने पढ़ लिया था। आज हमें डिस्कस करना है रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया था कि कुछ रिफॉर्म्स जो है वो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किए थे, रिफॉर्म्स डन बाय ब्रिटिशर्स। तो कुछ ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडिया में कुछ रिफॉर्म्स किए थे, तो उनके ऊपर जो है इंडियंस का क्या रेस्पॉन्स था वो आज हमें डिस्कस करना है। The British believed that Indian society had to be reformed। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि भारतीय सोसाइटी जो है या इंडियन सोसाइटी या जो ग्रुप जो है, इंडियन पीपल जो हैं, उनको क्या करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows। अब देखिए, इस सुधार के चलते, इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने के चलते ब्रिटिशर्स ने कुछ लॉज बनाई, कुछ कानून बनाए, किसके लिए, एक तो सती प्रथा को रोकने के लिए और विधवा विवाह को क्या करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, यानी रीमैरिज द विडोज। ये कुछ लॉज जो है ब्रिटिशर्स ने बनाई।
ठीक है, तो ये तो इंडियन सोसाइटी के लिए अच्छे थे और ये किसके प्रयास से बने? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, इनके प्रयास से बने। फिर इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा जो है उसको भी क्या किया गया? ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रमोट किया गया, ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी। और 1830 के बाद ब्रिटिश कंपनी जो थी उसने क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे यानी ईसाई धर्मावलंबी जो थे उनको भी अनुमति दे दी थी कि वो आज़ादी से इंडिया में जो है क्या कर सकते हैं? अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी स्वयं की ज़मीन पर और प्रॉपर्टी पर भी वो अपना प्रचार कर सकते हैं। इन 1850 ए न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। अब देखिए 1850 में एक नया कानून जो है वो पास किया गया जिसके द्वारा इंडियंस जो है वो आसानी से अपना रिलीजन चेंज करके क्या बन सकते थे? क्रिश्चियन बन सकते थे। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। और इस कानून के तहत ये रूल बना दिया उन्होंने कि जो भारतीय व्यक्ति अपना धर्म बदलकर ईसाई धर्म को अपना लेगा वो अपने पूर्वजों की जो संपत्ति जो है उस पर अपना अधिकार प्राप्त करेगा, अन्यथा अपनी पैतृक संपत्ति में वो अधिकार नहीं ले पाएगा। Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social customs and their traditional way of life। और जब ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए तो कुछ इंडियंस जो थे उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं ये उनके धर्म को, उनकी सामाजिक रीति रिवाजों को, परंपराओं को, जीवन जीने के तरीके को बदल रहे हैं, खराब कर रहे हैं। There were of course other Indians who wanted to change existing social practices। और उसके बाद कुछ अन्य भारतीय भी ऐसे थे जो वर्तमान में जो सामाजिक परंपराएं जो चल रही थी उनको क्या करना चाहते थे? वास्तव में बदलना भी चाहते थे। तो जैसे विधवा विवाह है या सती प्रथा को रोकना है, तो ये सब चीज़ें जो है कुछ इंडियंस जो थे वो भी चाहते थे और ब्रिटिशर्स भी चाहते थे। You will read about these reformers and reform movements in chapter 7। तो ये कौन कौन से थे इंडियंस जो एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस जो थी उनमें चेंज चाहते थे, उनके बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। जैसे राजा राम मोहन राय, फिर ईश्वर चंद्र, फिर स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ठीक है। इस तरीके से ज्योतिबा फूले, बहुत से ऐसे लोग जो थे वो इंडियंस भी ऐसे थे जो ये सामाजिक परंपराएं जो थी इनमें बदलाव चाहते थे। थ्रू द आईज ऑफ द पीपल। अब आगे हमें क्या देखना है कि लोगों की नज़रों से कि क्या चेंज जो है वो हो रहा था, क्या समस्याएं आ रही थी, तो उनको हम डिस्कस करेंगे थ्रू द आईज ऑफ द पीपल कि लोगों की नज़रों में क्या था।
इंडियन पीपल जो थे वो ये जो रिफॉर्म्स जो हो रहे थे उनका लोगों की नज़रों में क्या महत्व था। To get a glimpse of what people were thinking those days about British rule, study source 1 and source 2. अब देखिए एक झलक पाने के लिए कि उन दिनों अंग्रेजी शासन के बारे में भारतीय लोग जो है वो क्या सोचते थे, क्या समझते थे, उसको देखने के लिए हमें जो है सोर्स नंबर 1 और सोर्स नंबर 2 जो है उनको डिस्कस करना पड़ेगा। उनको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस समय के लोग जो है ये ब्रिटिशर्स के बारे में क्या सोचते थे। ठीक है, तो पहले हम सोर्स 1 को देखते हैं। द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, 84 नियमों की एक सूची। गिवन हियर आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बुक माझा प्रवास रिटन बाय विष्णु भट्ट गोडसे, ए ब्राह्मण फ्रॉम ए विलेज इन महाराष्ट्र। यहाँ पर जो हमें उद्धरण दिया गया है, जो पैराग्राफ दिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? माझा प्रवास नाम की किताब से। और ये माझा प्रवास लिखी किसने? विष्णु भट्ट गोडसे ने, जो कि महाराष्ट्र के एक गांव का ब्राह्मण था। He and his uncle had set out to attend a yajna being organized in मथुरा। अब ये विष्णु भट्ट और उसके चाचा दोनों ही एक यज्ञ करवाने के लिए मथुरा जाते हैं। विष्णु भट्ट writes that they met some sepoys on the way who told them that they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days। अब विष्णु भट्ट और उसके चाचा जब मथुरा जाते हैं तो रास्ते में उन्हें कुछ सैनिक मिलते हैं और वो सैनिक जो है उन्हें बताते हैं कि उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए, यानी मथुरा नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या जो है, अपहेवल जो उतार चढ़ाव जो है वो आने वाला है अगले 3 दिन में। द सिपाही सेड, और उन सैनिकों ने क्या बताया वो यहाँ पर आगे डाला गया है। इन लोगों को, किसको? विष्णु भट्ट और उसके चाचा को सैनिकों ने क्या बताया जो मथुरा के रास्ते में उनको मिले थे। तो सैनिक क्या कहते हैं हम देख लेते हैं। The English were determined to wipe out the religions of the Hindus and the Muslims. They had made a list of 84 rules and announced these in a gathering of all big kings and princes in Calcutta. अब वो सैनिक बताते हैं कि अंग्रेज जो हैं उन्होंने तय कर लिया है कि वो हिंदू धर्म जो है उसको पूर्णतः क्या कर देंगे? वाइप आउट कर देंगे, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को। और इन दोनों धर्मों को यहाँ से ख़त्म करने के लिए उन्होंने 84 नियमों का, 84 रूल्स का एक सूची बनाई है, लिस्ट बनाई है। और उस लिस्ट का अनाउंसमेंट जो है उन्होंने कहाँ किया है? कलकत्ता में बड़े बड़े राजा और राजकुमारों के सामने किया है। They said that the kings refused to accept these rules and warned the English of dire consequences and massive upheaval if these are implemented। तो सैनिकों ने बताया कि राजा लोग जो इकट्ठे हुए थे, कहाँ गैदर हुआ था? कलकत्ता में, उसमें इकट्ठे हुए, उन्होंने ये 84 नियम मानने से मना कर दिया है और अंग्रेजों को वार्न किया है, यानी इस बात की चेतावनी दी है कि अगर ये 84 रूल बंद नहीं किए गए तो भयानक परिणाम जो है, एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव जो है वो उनको देखने को मिलेगा कि इन 84 रूल्स को अगर रोका नहीं गया तो भयानक परिणाम जो है अंग्रेजों को भुगतना पड़ेगा। That the kings all returned to their capitals in great anger। और वहाँ से अब राजा जो है सारे बड़े गुस्से में अपने अपने राजधानी में लौट आए हैं। All the big people began making plans। और बड़े लोगों ने तो योजनाएं बनानी भी शुरू कर दी हैं। A date was fixed for the war of religion and the secret plan had been circulated from the cantonment in Meerut by letters sent to different cantonments। अब वो सैनिक बताते हैं कि अब तारीख जो है वो फिक्स हो गई है, तय हो गई है कि ये धर्म युद्ध जो है वो कब होगा, उसकी तारीख तय हो गई है। और एक सीक्रेट प्लान जो है, यानी जिसको हम बोल सकते हैं राज,
एक रहस्य या सीक्रेट यानी चुपचाप जो एक प्लान बनाना कि एक सीक्रेट प्लान जो है वो सर्कुलेट किया गया है, एक योजना जो है वो सब लोगों तक पहुंचाई गई है। कहाँ से? मेरठ की सैनिक छावनी से लेटर्स के जरिए विभिन्न छावनियों में ये लेटर भेजे गए हैं। उन्हीं के जरिए ये जो युद्ध का जो धर्म के विरुद्ध जो ये चल रहा है, धर्म युद्ध जो चल रहा है, इसकी तारीख जो तय की गई है, इसकी सारी सूचनाएं जो है सीक्रेट प्लान के जरिए विभिन्न छावनियों में भेजी जा रही हैं। तो ये किसने बताया है? विष्णुदत्त ने बताया है अपनी किताब में। और विष्णुदत्त जो है ये कहाँ जा रहा था? मथुरा एक यज्ञ करवाने जा रहा था अपने चाचा के साथ। रास्ते में सिपाही मिलते हैं, वो बताते हैं। तो इस हिसाब से हमें इस सोर्स 1 को पढ़कर क्या पता लगता है कि उस समय जो है क्या था, ये जो धार्मिक बदलाव जो ब्रिटिशर्स जो है वो कर रहे थे इंडिया में, इन धार्मिक बदलावों के प्रति जनता की जो सोच जो थी वो इसके जरिए बताई है कि राजा राजकुमार कोई जो है इन चेंजेस को नहीं चाहता था। इसलिए वो सीक्रेटली क्या कर रहे थे? प्लान बना रहे थे कि किस तरीके से इस धर्म युद्ध से निपटा जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो हम सोर्स बी जो है उसको देखते हैं कि जैसे ही ये सीक्रेट प्लान जो है सभी लोगों तक पहुंचा, सभी जो कैंटोनमेंट्स जो थे उन तक पहुंचा, तो उनका क्या रिएक्शन था? देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। जल्दी ही हर सैनिक रेजिमेंट में बहुत ही ज्यादा क्या था? एक्साइटमेंट था, उत्तेजना थी। Another account we have from those days are the memoirs of सूबेदार सीताराम पांडे। पहले हमने विष्णुदत्त गोडसे का देखा, अब दूसरे सोर्स में हमें एक सूबेदार सीताराम पांडे जो है उसकी मेमोइर्स हैं, यानी उसने अपनी यादाश्त लिखी हुई है, डायरी वगैरह, वहां से पता चलता है क्या? सीताराम पांडे वाज रिक्रूटेड इन 1812 एज ए सिपाही इन द बंगाल नेटिव आर्मी। कि सीताराम पांडे जो है वो 1812 में बंगाल की नेटिव आर्मी जो थी उसमें सिपाही की तरह भर्ती हुआ था। He served the English for 48 years and retired in 1860। अब 1812 से 1860 तक इसने सैनिक के रूप में सेवा की। 48 साल तक जो है ब्रिटिश सेना में सैनिक बनकर रहा। He helped the British to suppress the rebellion, though his own son was a rebel and was killed by the British in front of his eyes। अब ये सीताराम पांडे जो है ये कहता है कि इसने अंग्रेजों की मदद की थी 1857 की क्रांति को सप्रेस करने के लिए, जबकि इस क्रांति में उसका स्वयं का बेटा जो है वो भी एक क्रांतिकारी था और उसके बेटे को उसी की आंखों के सामने अंग्रेजों ने मार दिया था। On retirement, he was persuaded by his commanding officer Norgate to write his memoirs। और जब वो रिटायर हो रहा था, यानी 1860 में जब उसकी सेवानिवृत्ति का टाइम आया, रिटायरमेंट का टाइम आया, और जब वो रिटायर हो रहा था तो उसी के कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट जो हैं वो उसको इनकरेज करते हैं, परसुएड करते हैं कि उसको अपनी डायरी लिखनी चाहिए, मेमोइर्स संस्मरण जो है वो लिखने चाहिए। He completed the writing in 1861 in Avdi and Norgate translated it into English and had it published under the title From सिपाही to सूबेदार। अब देखिए, जब नॉरगेट सीताराम पांडे को परसुएड करता है, मनाता है लिखने के लिए अपने मेमोयर, तो सीताराम जो है अपनी मेमोयर्स लिखता है। 1861 तक वो उसको पूरी कर लेता है। किस भाषा में लिखता है? अवधी भाषा में लिखता है। और फिर उसको नॉरगेट जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करने के बाद वो इस बुक को या सीताराम पांडे के मेमोयर को
किस नाम से पब्लिश कराता, प्रकाशित करवाता है? सिपाही से सूबेदार तक। हियर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम व्हाट सीताराम पांडे रोट। और इस मेमोयर में सिपाही टू सूबेदार नाम की जो मेमोयर्स लिखी सीताराम पांडे ने, उसी का एक पन्ना हमें यहाँ दिया गया है कि उसमें उसने क्या लिखा था। तो उसको और हम देख लेते हैं। It is my humble opinion that this seizing of Awadh filled the minds of the Sepoys with distrust and led them to plot against the government। कि ये मेरा नम्र विचार है कि अवध को सीज कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, क्या कहकर? मेल एडमिनिस्ट्रेशन कहकर, कुशासन कहकर उसको सीज कर लिया था, जिससे क्या हो गया? सिपाहियों का माइंड जो है वो अविश्वास से भर गया और उन्होंने सरकार के विरुद्ध ही योजनाएं बनानी शुरू कर दी। एजेंट्स ऑफ द नवाब ऑफ अवध एंड ऑल्सो ऑफ द किंग ऑफ दिल्ली वर सेंट ऑल ओवर इंडिया टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ द आर्मी। अब देखिए, अवध के नवाब के एजेंट और दिल्ली के राजा के एजेंट दोनों को पूरे भारत में भेजा गया ये पता लगाने के लिए कि आर्मी जो है उसका टेम्पर कहाँ है। They worked upon the feelings of sepoys, telling them how treacherously the foreigners had behaved towards their king। और इन एजेंट्स ने आर्मी के टेम्पर को डिस्कवर करने के लिए अपनी किस पर काम किया? सिपाहियों की भावना पर काम किया। सिपाहियों को बताया कि किस तरीके से ट्रेचरसली, धोखेबाजी से इन विदेशियों ने राजाओं के प्रति दुर्व्यवहार किया है, यानी इंडिया में कंट्रोल कर लिया है। They invented 10,000 lies and promises to persuade the soldiers to mutiny and turn against their masters, the English, with the object of restoring the Emperor of Delhi to the throne। अब ये एजेंट्स जो थे, दिल्ली के राजा के एजेंट्स जो थे, उन्होंने लगभग 10,000 झूठ बोले और इन सैनिकों को विद्रोह के लिए मनाने के लिए वादे भी किए, बहुत सारे वादे भी किए कि तुम विद्रोह करो, और उनको मना लिया, परसुएड कर लिया। और वो किसके विरुद्ध हो गए? अपने मालिकों के विरुद्ध हो गए। और मालिक कौन थे उस टाइम? अंग्रेज। किस उद्देश्य से? कि एक बार फिर से दिल्ली के सिंहासन पर किसको बिठाया जाए? सम्राट को बिठाया जाए। अब देखिए, 1857 की क्रांति का लक्ष्य क्या था? बहादुर शाह जफर को एक बार फिर से दिल्ली का सुल्तान बनाना, यही तो था। तो यही ये लोग चाहते थे। कौन? दिल्ली के एजेंट्स जो है राजा के, बहादुर शाह जफर के। तो उन्होंने तैयार कर लिया। They maintained that this was wholly within the army's powers if the soldiers would only act together and do as they were advised। अब उनको ये बताया गया कि दिल्ली के थ्रोन पर अगर एम्परर को रिस्टोर करना है तो वो केवल मात्र आर्मी के पावर है, सेना की ही शक्ति है, कि अगर सैनिक जो है वो एक साथ मिलकर काम करेंगे, जैसा उनको बताया गया है वैसा ही करेंगे, तो फिर से क्या होगा? दिल्ली के थ्रोन पर जो है मुगल एम्परर जो है कौन? बहादुर शाह जफर वापस बैठ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि वहाँ के लोग क्या चाहते थे? सैनिकों के जरिए एक बार फिर किसको राजा बनाना चाहते थे? बहादुर शाह जफर को। अब यहाँ पर डायग्राम जो है ये हमें दिखाया नहीं गया है। रिबेल सिपाहीज कि क्रांतिकारी सैनिक जो है मेरिट में वो ऑफिसर्स पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों को आग लगा देते हैं। तो ये यहाँ पर डायग्राम अपने पास अवेलेबल नहीं है। अब देखिए, सोर्स 2 जो है वो पूरा नहीं हुआ था। आगे चलता है कि आगे क्या होता है इस सोर्स 2 में, कि सैनिकों से क्या कहा जाता है कि आप क्रांति करोगे तो क्या होगा? आप मिलकर अगर क्रांति करोगे तो एक बार फिर से दिल्ली के थ्रोन पर कौन बैठ जाएगा? मुगल रूलर आ जाएगा। It chanced that about this time the Sarkar sent parties of men from
each regiment to different garrisons for instructions in the use of the new rifle. अब ऐसा अवसर आया कि अब की बार सरकार जो है उसने कुछ लोगों के दलों को भेजा और हर रेजिमेंट में विभिन्न प्रकार के विभिन्न गैरिसन्स को भेजा और निर्देश दिए नई राइफल के इस्तेमाल के। These men performed the new drill for some time until a report got about by some means of the or the other that the cartridge used for these new rifles were greased with the fat of cows and pigs. अब जो these men performed the new drill, इन लोगों ने एक नया ही कार्य किया कुछ समय के लिए कि जब तक उनको एक रिपोर्ट मिली कि किसी ने किसी तरीके से बाय सम मीन्स और द अदर किसी ने किसी तरीके से ये कार्ट्रिज जो नई राइफल में इस्तेमाल की जा रही थी इन पर क्या लगा हुआ था, गाय और सुअरों की चर्बी लगी हुई थी और उनको इस्तेमाल करने के लिए भेजा गया। The men from our regiment wrote to others in the regiment telling them about this and there was soon excitement in every regiment. और जब लोगों को पता लगा कि इस तरीके की ये राइफल्स हैं तो उन हमारी रेजिमेंट के लोगों ने दूसरी रेजिमेंट के लोगों को लेटर लिखे और उनको बताया कि भाई इस तरीके की राइफल्स जो है वो चलाने के लिए दी जा रही हैं जिन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। तो जल्दी ही हर रेजिमेंट में हर सैनिक टुकड़ी में क्या आ गया, एक्साइटमेंट आ गया, उत्तेजना आ गई। Some men pointed out that in 40 years service nothing had ever been done by the Sarkar to insult their religion, but as I have already mentioned, the sepoys' minds had been inflamed by the seizure of Awadh. अब देखिए कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आज 40 साल की सेवा में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार जो है उन्होंने उनके धर्म की क्या की हो, बेइज्जती की हो। परंतु जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि सैनिकों के दिमाग में तो अब भी आग जल रही थी किस बात की, अवध के सीजर की, क्योंकि अवध पर कंट्रोल कर लिया था अंग्रेजों ने। तो उस बात के लिए सैनिकों के दिमाग में तो वो चल रहा था, तो उनको ये लगा कि ये हमें परेशान करने के लिए ही किया गया है। Interested parties were quick to point out that the great aim of the English was to turn us all into Christians. और इसमें इंटरेस्टेड पार्टी जो थी उन्होंने तुरंत ही यानी अवध के सीजर पर जो ज़्यादा नाराज थे उन्होंने तुरंत ही ये पॉइंट आउट कर दिया कि इन अंग्रेजों का ग्रेट एम यानी मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम सभी को क्या बनाना चाहते हैं, ये ईसाई बनाना चाहते हैं, क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। एंड दे हैड देयरफॉर इंट्रोड्यूस्ड द कार्ट्रिज, और इसीलिए इन्होंने ऐसे कारतूस का इस्तेमाल किया है जिसको काटने से हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को ही ठेस पहुंचती है। Therefore introduced the cartridge in order to bring this about, since both Mohammedans and Hindus would be defiled by using it. क्योंकि अगर इस राइफल को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अगर चलाएंगे तो हिंदुओं के लिए गाय पवित्र, मुसलमानों के लिए सुअर पवित्र। तो ये अगर मुंह से चलाएंगे, उसको काटेंगे तो दोनों का धर्म क्या हो जाएगा, डिफाइल हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, और मजबूरन ये क्या बन जाएंगे, क्रिश्चियन बन जाएंगे। द कर्नल साहिब वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट the excitement which even he could not fail to see would pass off as it had done before, and he recommended me to go to my home. और उसके बाद कर्नल साहब जो थे उनका कहना यह था कि ये एक्साइटमेंट जो है, उत्तेजना जो है, which even he could not fail to see, इस उत्तेजना को वो भी देख सकता था, would pass off, ऐसे ही गुजर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि पहले भी होता आया है, बहुत बार सैनिकों में ऐसा एक्साइटमेंट आया है, इसलिए उन्होंने मुझे रिकमेंडेड किया क्या कि मैं अपने घर चला जाऊं। और उसके बाद ये क्रांति और ज़्यादा आगे बढ़ गई। जैसा कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं
कि मंगल पांडे जो है उसने इस राइफल को चलाने से मना कर दिया था और इस एवज में मंगल पांडे की पिटाई की गई तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तो सैनिकों ने और ज़्यादा विरोध कर दिया। अब क्रांति की जो तारीख फिक्स हुई थी उससे पहले ही क्या हो गई थी, क्रांति शुरू हो गई थी। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि आम जनता जो है वो किस तरीके से, किस नज़रिए से इन ब्रिटिश लॉज को, पॉलिसीज़ को देखती थी। पहले तो जो 84 रूल्स जो चलाए गए थे उनको हमने देखा, तो उन रूल्स के प्रति जो है नवाब और जो प्रिंस और किंग्स जो थे उन्होंने वार्न किया। उसके बाद ये जो नया कार्ट्रिज आया उसके लिए सिपाहियों ने विद्रोह किया। ठीक है, तो आज का उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा दोनों सोर्सेज से कि उस टाइम जनता जो है वो क्या सोचती थी। अब देखिए कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक म्यूटिनी यानी सैनिक विद्रोह जो है वो एक लोकप्रिय क्रांति बन जाता है। इसको डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।